पुतिन के हाथों में जो नोट देख रहे हो ना, उसमें हमारे इंडियन फ्लैग के साथ साथ ताजमहल की भी फोटो प्रिंटेड है। यह एक बैंक नोट है जो कैजान में हुए 16th ब्रिक्स समिट में रशिया ने लॉन्च किया। और फिर इसके बाद क्या था, पूरी दुनिया में कंट्रोवर्सी छिड़ गई। यूएस का मानना है कि इंडिया बाकी की ब्रिक्स नेशंस के साथ मिलकर के हमारे यूएस डॉलर को ग्लोबल करेंसी रिप्लेस करने की प्लानिंग कर रहा है, यानी कि हमारे डॉलर को रिजेक्ट कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन में पुतिन ने एक प्रतीकात्मक ब्रिक्स बैंक नोट दिखाया। बैंक नोट के सामने वाले हिस्से पर ब्रिक्स के संस्थापक देश के झंडे देखे जा सकते हैं। Russia, India, China, Brazil getting together and sharing currency. That's not going to happen. He asked BRICS nations to ditch the Western banking order. BRICS countries have accelerated the development of an independent international payment system to adopt an alternative to the dollar for international payments. Can the BRICS countries challenge the dominance of the US dollar? Any BRICS state that even mentions the destruction of the dollar will be charged a 150% tariff. और अब तक पोटेंशियली 14 ऐसे देश हैं जो यूएस की इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए डॉलर के बदले ब्रिक्स करेंसी को इस्तेमाल करने के लिए तैयार भी हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, यूएस इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है। यूएस की नजरों में तो यह एक संगीन अपराध है। जून 2024 में यूएस की प्रोमिनेंट थिंक टैंक दी अटलांटिक काउंसिल ने इंडिया को एक्सपोज करते हुए एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई 2017 से ढेर सारा सोना जमा कर रही है। इनफैक्ट 2024 में इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड बायर था। बेसिकली 2023 के बाद से और 2024 में सिर्फ एक साल के समय में आरबीआई का गोल्ड परचेज 4 गुना बढ़ गया था। सो नाउ दिस इज प्रीटी ह्यूज। मे बी हम जैसे सिविलियंस के लिए यह बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन यूएस की नजरों में यह एक संगीन अपराध है, जिसकी सजा ऑलरेडी हमसे पहले लिबिया भुगत चुका है। अच्छा, आप मुझे बताओ, 2011 में यूएस ने लिबिया को इन्वेड किया था क्योंकि वहां का डिक्टेटर मोहम्मद गद्दाफी लोगों पर जुर्म कर रहा था, ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा था। अच्छा, हमने तो यही सुना है। This mad dog of the Middle East has a goal of a world revolution. तो चलिए आज इसकी सच्चाई को सुनते हैं। हिलरी क्लिंटन के एक लीक्ड ईमेल से पता चलता है कि मोहम्मद गद्दाफी लिबिया में 150 टन सोना और लगभग उतनी ही चांदी जमा कर चुका है, जिससे वो सारे अफ्रीकन देशों के साथ मिलकर के एक नई सेंट्रल करेंसी बनाने की प्लानिंग कर रहा है, लिबियन दिनार को। और लिबियन दिनार अगर सेंट्रल करेंसी बन जाती तो कहीं ना कहीं उससे यूएस डॉलर का वर्चस्व कम होने लग जाता, जिसे कि जियोपॉलिटिक्स की भाषा में हम डी डॉलराइजेशन कहते हैं, जो कि यूएस को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इसीलिए यूएस ने नेटो पावर्स के साथ मिलकर के गद्दाफी को जान से मार डाला और वहां पर उसकी सत्ता पलट करवा दी। The armed forces of the United States to begin a limited military action in Libya in support of an international effort to protect Libyan civilians. इस पावर पॉलिटिक्स में लिबियन जनता रास्ते पर आ गई। नेटो फोर्सेस ने जैसे ही गद्दाफी को हटाया, देश की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। 3,25,000 लिबियंस लोग एक झटके में गरीब हो गए। इन्फ्लेशन आसमान छू गई। Food supplies in Libya are running out. The country only has about 45 to 60 days of food supplies left. बेसिक चीजों के दाम 50% तक बढ़ गए। इनफैक्ट मेडिकल क्राइसिस आ गया और आप बिलीव नहीं करोगे कि पूरी लिबिया के अंदर एक इमरजेंसी हॉस्पिटल बचा हुआ था। और कहीं कहीं तो हालात ऐसे हो गए कि नेटो फोर्सेस ने सिविलियंस पर भी गलती से एयर स्ट्राइक की, तो कोलेटरल डैमेज तो हो ही जाता है ना। NATO has said technical failure was behind its destruction on Sunday of a residential building in Libya's capital, where officials said 9 civilians were killed. ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के नाम पर चारों तरफ बर्बादी हुई। और सेम हुआ इराक में भी। दुनिया के सामने तो यूएस ने बता दिया कि हमने इराक पर हमला इसलिए किया है क्योंकि हमें शक था कि सद्दाम हुसैन अपने देश में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन छुपा के रखा हुआ है। More than a decade, the United States and other nations have pursued patient and honorable efforts to disarm the Iraqi regime without war. That regime pledged to reveal and destroy all its weapons of mass destruction. मतलब सेम ह्यूमन राइट वायलेशन का एक क्लासिक रीजन दिया। Tear down the apparatus of terror
and we will help you to build a new Iraq. और दुनिया के सामने बता दिया कि अब हम इराक को एक सेफ कंट्री बनाएंगे, लेकिन वहां भी सच्चाई कुछ और ही थी। पेट्रो डॉलर वॉरफेयर करके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है और उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इन्वेजन से सिर्फ 3 महीने पहले ही सद्दाम हुसैन ने एक फैसला लिया था कि अब हम डॉलर को बंद करके यूरोज में अपना तेल बेचेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ 3 महीने बाद ही यूएस ने इराक को इन्वेड कर दिया। नेटो फोर्सेस ने कुछ इस तरीके के हमले किए कि कुछ ही दिनों में पूरे देश की काया पलट हो गई। 40 लाख बच्चे यूएस इन्वेजन की वजह से अनाथ हो गए। ऑयल रिच इराक का नाम दुनिया के गरीब देशों में शामिल हो गया और आज तक वहां पर कोई स्टेबल गवर्नमेंट भी नहीं आ पाई है। इसीलिए तो इराक आज आईएसएस जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का गढ़ बना हुआ है। सो सिंपल है बॉस, इस मामले में यूएस की पॉलिसी बिल्कुल सिंपल है, नो नॉनसेंस टॉलरेटेड। On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. बट फिर इंडिया क्यों यूएस जैसी सुपर पावर से लड़ने को निकल पड़ा है? क्या आज का ये नया भारत भी गद्दाफी और सद्दाम हुसैन जैसे ख्वाब देख रहा है? अपने हम्बल इंडियन रुपी को डॉलर के जैसे ग्लोबल करेंसी बनाने का? और क्या ये प्रैक्टिकल भी है? क्या हमारी करेंसी कभी यूएस डॉलर को टक्कर दे पाएगी? वेल 2 मिनट के लिए अभी की इस सारी बसड़ को बाजू में रखते हैं और आप बस सिर्फ इस नोट को देखिए। 1950s में पूरे मिडिल ईस्ट में ना कोई दिनार ना कोई दिराम, बस यही रुपया चलता था। गल्फ नेशंस की खुद की कोई करेंसी नहीं थी, वो ट्रेडिंग के लिए इंडियन रुपी का ही इस्तेमाल करते थे। उस दौर में रुपी काफी स्ट्रॉन्ग ग्लोबल करेंसी थी जो इतने सारे देशों में यूज होती थी और हम बहुत जल्द ही यूएस डॉलर की तरह एक ग्लोबल रिजर्व करेंसी बनने ही वाले थे कि एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। देखो, ब्रिटिश राज से ही गल्फ नेशंस इंडियन रुपी को ही यूज करते आ रहे थे। इसके बाद 1950s में आजादी के बाद में इन लोगों ने अपनी करेंसी छापने की बजाय इंडियन रुपी को यूज करना जारी रखा, लेकिन 1950s में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई क्योंकि रुपी इंडिया और गल्फ नेशंस का एक कॉमन करेंसी था, इसीलिए इंडिया में गोल्ड स्मगलिंग बूम कर गया था। तो इसे रोकने के लिए 1959 में आरबीआई ने एक स्पेशल गल्फ रुपी इंट्रोड्यूस किया। पिंक कलर का जीवन सीरीज का यह नोट ओनली गल्फ नेशंस में ही वालिद था। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में भी इंडिया का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था, इसलिए तब हज के लिए जाने वाले इंडियन मुस्लिम्स के लिए भी एक हज रुपी इशू होता था, जिसको वहां वो सऊदी रियाल में इजीली एक्सचेंज भी करवा सकते थे। बट 1960 के बाद से मानो की जैसे इंडियन रुपी को किसी की नजर सी लग गई। 1962 इंडो चाइना वॉर, 1965 इंडो पाक वॉर और इसके अलावा 1966 द इनफेमस बिहार ड्रॉट, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई कि इंडिया के लिए मुश्किलें बढ़ती ही चली गईं। हम एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहे थे, हमारे इंपोर्ट्स एकदम से बढ़ते ही जा रहे थे। इंडिया ट्रेड डेफिसिट में चला गया, इंडियन इकोनॉमी क्रैश कर गई, देश में गरीबी पीक पर थी, देश के अंदर इमरजेंसी फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आ चुका था और इसका सारा बोझ चुकाना पड़ा हमारे इंडियन रुपी को। और इससे डील करने के लिए इंडिया ने रुपी की वैल्यू को ऑल टाइम लो 57% से डीवैल्यू कर दिया, जिसकी वजह से हमारे रुपी की वैल्यू 4 रुपीज पर डॉलर की बजाय 7.5 रुपीज पर डॉलर हो गई। और जाहिर सी बात है, इसकी वजह से गल्फ नेशंस घबरा गए कि अगर इंडियन रुपी की वैल्यू और गिरी तो हमारी जीडीपी क्रैश कर जाएंगी। और इसीलिए 1966 में इन सभी ने इंडियन रुपी को छोड़ करके अपनी खुद की करेंसी बना ली, वो भी मजबूरी में। The Indian rupee was devalued on June 6, 1966, causing the rest of the Gulf countries to create their own currencies. और इसके रिस्पॉन्स में आरबीआई को भी गल्फ रुपी और हज रुपी को छापना बंद करना पड़ा। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा इंडियन रुपी एक ग्लोबल करेंसी बनते बनते रह गया। हमने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, क्योंकि आगे चल के इन्हीं गल्फ कंट्रीज में ही तो तेल की खोज हुई थी और इसके बाद इन सब देशों की किस्मत पलट गई। तो अब सोचो, अगर
तब भी इंडिया का रुपी इन देशों की करेंसी होता तो आज इंडिया के रुपी की वैल्यू कितनी ज्यादा होती। जस्ट फॉर योर कॉन्टेक्स्ट, जो कुवैत पहले इंडियन रुपी यूज करता था, आज उसके एक दिनार की वैल्यू 1 KWD इज इक्वल टू $3.25 है। सिमिलर वैल्यू ओमान और बहरीन की करेंसी की भी है। बट एनीवे, ऑल दिस इज पास्ट। हम सब जानते हैं कि ग्लोबल ट्रेड में 96% यूएस डॉलर का यूज होता है, जो कि एक्चुअली में सभी देशों के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट भी है, क्योंकि यूएस अपने इस पावर और अपने इस इन्फ्लुएंस को दूसरे देशों पर एब्यूज करना बहुत अच्छे से जानता है। Vladimir Putin doesn't come to the table to negotiate with you. Will you put additional sanctions on Russia? Sounds likely. यूएस की हिस्ट्री रही है अपने डॉलर की मोनोपोली के दम पर दूसरे देशों को ब्लैकमेल करने की। Any BRIC state that even mentions the destruction of the dollar will be charged a 150% tariff. 2019 में वेनेजुएला पर यूएस ने स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए थे और उन्हें ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में यूएस डॉलर यूज करने से बैन कर दिया था। रीजन, वेनेजुएला में निकोलस मैदुरो ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत करके अपनी गवर्नमेंट बना ली थी, जबकि यूएस ऑपोजिशन लीडर जुआन ग्वेदो को लेजिटिमेट समझता था। तो अब सैंक्शंस का मतलब तो ये हुआ कि वेनेजुएला किसी भी देश के साथ में डॉलर्स में डील नहीं कर सकता है। वेनेजुएला ग्लोबली आइसोलेट हो गया। सैंक्शंस लगते ही देश की बर्बादी शुरू हो गई। वेनेजुएला जो कंप्लीटली ऑयल डिपेंडेंट कंट्री था, सैंक्शंस लगते ही ऑयल सेल्स 37% से नीचे गिर गए। ऐसी हालत हो गई कि वेनेजुएला की 89% जनता एक झटके में गरीब हो गई। There is a crisis here. Millions of people have fled Venezuela as the country crumbles. El sueldo mensual nos alcanza por una caja de cornflakes. आप बिलीव नहीं करोगे, एक महीने की सैलरी में केवल एक हॉट डॉग नसीब हो रहा था, इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी। जनता दुकानें लूटने पर आ गई थी, औरतें बाल बेच करके पैसे कमा रही थी। वेनेजुएला की करेंसी बोलीवार की कीमत तो रद्दी से भी कम हो गई थी। लोग रास्तों पर नोटों के बैग बना करके बेच रहे थे। What did you make this out of? ¿De qué lo hiciste? From bills, from money. तो अब सोचो, एक सैंक्शन लगने पर 20 लाख वेनेजुएलन मजबूर हो गए थे अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में बसने के लिए, और यही यूएस की फितरत है। 2019 में सीरिया में भी यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए थे, जिसकी वजह से उनके सीरियन पाउंड की जो कीमत थी वो 3000 रुपए पर डॉलर हो गई थी, और वहां भी लोग अपनी करेंसी की सिगरेट्स और टिश्यू बॉक्सेस बना करके बेच रहे थे। 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर के समय भी यूएस ने रशिया सेंट्रल बैंक रिजर्व के $300 बिलियन फ्रीज कर दिए थे। इनफैक्ट यूएस ने तो ओपेक नेशंस के साथ में भी पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट कर रखा है, जिसके बदले यूएस उनको सिक्योरिटी देता है और उनको मजबूरी में अपना तेल डॉलर्स में बेचना पड़ता है। यूएस की डॉलर हेजेमनी काफी स्ट्रांग है, इसीलिए तो यूएस किसी भी देश को टेक्निकली पपेट की तरह मैनिपुलेट कर सकता है, सिर्फ इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा करके। Economic sanctions against Venezuela. It's also threatening neighboring Iraq with economic sanctions. U.S. sanctions on Tehran. U.S. slapping new sanctions against members of the Russian elite today. The U.S. will increase sanctions on Iran. लेकिन इस बैंक नोट को देख करके तो आज ऐसा लग रहा है कि जैसे यूएस की इस दादागिरी को खत्म करने के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स अब खड़ी हो चुकी है, जिसमें टोटल अब तक 10 कंट्रीज शामिल भी हो चुके हैं, जिनकी जीडीपी पूरी दुनिया की 37% को होल्ड करती है, और इन्हीं देशों में पूरी दुनिया की 45% आबादी भी रहती है। रिसेंटली 2024 के ब्रिक्स समिट में ही मेंबर्स ने प्रपोज्ड ब्रिक्स करेंसी को इंट्रोड्यूस किया, जिसका स्पेशल फीचर ये है कि आमतौर पर किसी भी करेंसी की वैल्यू को डॉलर्स में तोला जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 96% इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस डॉलर्स में ही होते हैं। इसीलिए तो सारे देशों की सेंट्रल बैंक डॉलर्स को होल्ड करती हैं। लेकिन ये जो ब्रिक्स करेंसी है वो डॉलर्स में नहीं, बल्कि 40% गोल्ड और बाकी का 60% इन सारी मेंबर कंट्रीज के करेंसी वैल्यू से पैक्ड होगी। तो अब इससे होगा ये कि जो यूएस किसी भी देश पर डॉलर सैंक्शंस लगा देता है,
अब उसका कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि ब्रिक्स मेंबर्स बिना किसी डॉलर का इस्तेमाल किए हुए एक दूसरे के बीच में ट्रेड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंडिया गोल्ड रिजर्व्स भी अग्रेसिवली बढ़ाते हुए दिख रहा है। 2025 तक इंडिया दुनिया में 8th रैंक पर पहुंच चुका है और 2 साल पहले हम 9th रैंक पर थे। जैसे ही आरबीआई ने गोल्ड रिजर्व को इकट्ठा करना शुरू किया, इंडिया दुनिया का 2nd लार्जेस्ट गोल्ड बायर बन गया था 2017 में, और उससे पहले भी। इससे अजम्पशन ये लगाया जा रहा है कि इंडिया ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि जितना ज्यादा गोल्ड रिजर्व हमारे पास होगा, उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी करेंसी भी होगी। ब्रिक्स सिस्टम में मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल एनालिसिस से, यह एक इंडिया की स्ट्रेटेजी जरूर हो सकती है, क्योंकि इसके अलावा इंडिया दूसरे देशों को लोन्स भी दे रहा है और उसमें भी एक कंसीडरेबल इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। देखो, अगर आप चाइना की करेंसी युआन को स्टडी करोगे तो 2014 के बाद से युआन की वैल्यू डॉलर्स के अगेंस्ट बढ़ती ही जा रही है। चाइना की जीडीपी पर कैपिटा और एक्सपोर्ट्स भी, चाइना ने 2013 में एक बीआरआई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसमें वह दूसरे देशों को लोन बांट रहा था, और इसीलिए उन देशों में युआन की वैल्यू भी बढ़ती जा रही थी। और अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया भी वही स्ट्रेटेजी सीक्रेटली फॉलो कर रहा है। 2017 के बाद से इंडिया ने अचानक से दूसरे देशों को लोन्स और ग्रांट्स देना स्टार्ट कर दिया था। 2025 में अब तक हमने 5600 करोड़ के लोन्स दे दिए हैं, और यह केवल एशिया तक ही लिमिटेड नहीं है। इंडिया ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरेशिया, सेंट्रल एशिया तक हमने लोन्स और ग्रांट्स पहुंचा दिए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंडिया ने एक देश मॉरिशस को रुपी तक में लोन दे दिया है। नाउ दिस माइट आल्सो बी अ स्ट्रेटेजी फॉर इंक्रीजिंग द रुपी डोमिनेंस, और इससे होगा ये कि जितने ज्यादा देश अपने फाइनेंसेस के लिए इंडिया पर डिपेंडेंट होंगे, उतना ही हमारे रुपी की डिमांड बढ़ेगी और हमारा रुपी स्ट्रांग होते जाएगा। अब चलो, ये सब तो थोड़े बहुत इनडायरेक्ट तरीके हैं रुपी को डॉलर की तुलना में पावरफुल बनाने के, लेकिन जुलाई 2022 में इंडिया ने डॉलर के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया और डिक्लेयर कर दिया कि अब इंडिया रुपी ट्रेड सेटलमेंट अलाउ करेगा। और इस अनाउंसमेंट के तुरंत बाद ही रशिया, इजराइल, यूके, न्यूजीलैंड जैसे 18 देशों ने इंडिया के अंदर वॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाए, और इसके अलावा और 22 देशों ने भी वॉस्ट्रो अकाउंट खुलवाने में इंटरेस्ट दिखाया। वॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब है कि इन सभी देशों की बैंक्स इंडिया के अंदर अकाउंट ओपन करेंगी, जिससे कि इंडियन ट्रेडर्स बिना किसी डॉलर को यूज किए इन देशों के अंदर ट्रेड कर सकती हैं। अच्छा, पहले क्या होता था, अभी थोड़ा इसको समझने के लिए हम इंडियन ट्रेडर को समझते हैं। मान लीजिए आपको रशिया से $1 मिलियन की कोई गुड इंपोर्ट करनी है, तो सबसे पहले आपको एक्सचेंज रेट देनी पड़ती थी। फॉर एग्जाम्पल, अभी के लिए $1 86 रुपीज का है, तो आपको बैंक में 8 करोड़ 60 लाख रुपए जमा करके $1 मिलियन मिला करते थे। और अभी के लिए एक्सचेंज रेट बढ़ने की वजह से ये अमाउंट आपको ज्यादा भी देना पड़ सकता है, और इसके अलावा 1% बैंक की ट्रांजैक्शन फीस भी देनी पड़ती है। तो इस केस में 8,60,000 रुपए बैंक की ट्रांजैक्शन फीस हो गई। लेकिन रुपी ट्रेड सेटलमेंट होने की वजह से अब ये सारी की सारी अननेसेसरी कॉस्ट खत्म। ना कोई एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का रिस्क, ना कोई एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन फीस। इससे हमारे इंडियन ट्रेडर्स के लाखों रुपए बचेंगे और ये पोटेंशियली इंक्रीज भी हो सकते हैं, और नतीजन यूएस डॉलर की वैल्यू घट सकती है, मतलब कि डी डॉलराइजेशन हो सकता है। बट जानते हो यहाँ पर सबसे बड़ा पैराडॉक्स क्या है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई गवर्नर ये कह रहे हैं कि ये सब हम इंडिया के रुपी को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, हम कभी भी डी डॉलराइजेशन नहीं करना चाहते हैं। अगर आप इस बात को जियोपॉलिटिकल सिनेरियो से देखोगे तो ये आपको काफी लॉजिकल लगेगी। लेट मी एक्सप्लेन। अभी हमने शुरू में देखा कि डॉलर की मोनोपोली को जो भी कोई चैलेंज करता है तो यूएस उसका कैसा हाल करता है, और अगर यूएस के बाद किसी की भी इकोनॉमी स्ट्रांग है तो वो है चाइना की। अब अगर इंडिया और बाकी की ब्रिक्स नेशंस जो भी कदम उठा रहे हैं उससे अगर डॉलर की वैल्यू गिरती है तो कहीं ना कहीं चाइना की युआन एक ग्लोबल करेंसी बन सकती है। और चाइना के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं ये तो हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता है।
Rare video of a border clash between Indian and Chinese troops has gone viral on social media. तो अब आप सोचो, इस सब भसड़ के बीच में चाइनीज युआन अगर एक ग्लोबल करेंसी बन जाए और वो सारी की सारी अल्टीमेट सुपर पावर्स चाइना के पास आ जाएं जो यूएस के पास हैं, तो चाइना अपनी इन पावर्स का मिसयूज इंडिया पर कैसे करेगा? तो इसीलिए मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि इंडिया का हार्डकोर फोकस डी डॉलराइजेशन की तरफ होगा, एटलीस्ट जब तक कि इंडियन रुपी एक ग्लोबल करेंसी में काफी स्ट्रांग और स्टेबल ना हो जाए। तो स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए तो इंडिया का फोकस किसी भी करेंसी को रिप्लेस करना नहीं बल्कि अपनी ग्लोबल पोजीशनिंग को स्ट्रेंथन करना है। इनफैक्ट अगर आप जयशंकर जी की द इंडिया वे का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा है कि इंडिया का लॉन्ग टर्म प्लान है टू एंगेज अमेरिका, मैनेज चाइना, कल्टीवेट यूरोप, रीअश्योर रशिया एंड ब्रिंग जापान इनटू प्ले। मतलब फंडा बिल्कुल सीधा है कि इंडिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का विजन रख रहा है कि जिसमें हमें सबके साथ मिलकर के अपने आप को भी एक ग्लोबल सुपर पावर बनाना है। भारत का मकसद किसी भी करेंसी को रिप्लेस करना नहीं बल्कि एक नया इकोनॉमिक बैलेंस क्रिएट करना है। हाँ, डी डॉलराइजेशन इसका एक जरिया जरूर हो सकता है, लेकिन हमारी असली मंजिल है एक ऐसी मल्टीपोलर दुनिया जहां इंडिया को भी एक इकोनॉमिक सुपर पावर की तरह देखा जाए। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट? मैं भी चाहता हूं कि आपके इसके रिगार्डिंग क्या व्यूज हैं। अपने ओपिनियंस, अपने एनालिसिस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।